हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके जो गगन सर हैं, गगन प्रताप सर का जो हैंड रिटन नोट्स क्लास नोट्स है अरिथमेटिक का। सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं और ये हमारा मैथ क्लास नोट्स जो है वो चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है, इसमें हम नंबर सिस्टम का पार्ट 1 करने वाले हैं। इसमें हम छोटे छोटे पार्टों से आपको पूरा मैथ सिखा रहे होंगे जो सर ने पढ़ाया होगा। ठीक है, ये जो क्लास है वो आपकी CGL CHSL CPO MTS CDS और GD या आप कहें पुलिस एग्जाम हो, कोई सा टीचिंग भर्ती हो, हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। अगर आप ये क्लास डेली कर लेते हैं तो निश्चित ही आपको मैथ में सफलता मिलेगी। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसमें तो मैथ आपका बिल्कुल जीरो से उठाने वाले हैं। जो आपका सर ने पहले पेज से आपको जो क्वेश्चन बताए थे सीट बाई सीट और जो 1 बाई 1 क्वेश्चन है वो हम आपको पूरा प्रोवाइड करेंगे। एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे, पूरा जुड़े रहिएगा हमारे साथ। बस आपका ढेर सारा प्यार हमें चाहिए। बस इसी तरीके से आप अपना प्यार बनाए रखें और सपोर्ट करते रहें और निश्चित ही हम इस बुक को जल्द ही कंप्लीट या समाप्त कर रहे होंगे। ठीक है, तो देखेंगे आज की क्वेश्चन और ये पहला वीडियो है हमारा। जैसे जैसे आपके कमेंट बढ़ते जाएंगे और अगर आपको कोई सा भी सीक्वेंस में चैप्टर पहले चाहिए होगा तो वही चैप्टर हम आपका इसको पहले करा देंगे। यानी कि पहले हमारा नंबर सिस्टम होगा, इसके बाद जो आप सभी कमेंट करेंगे जिस टॉपिक का सबसे ज़्यादा, तो वही टॉपिक पहले करा दिया जाएगा। बाकी आगे हम इसी तरीके से सीक्वेंस चलते रहेंगे जो क्लास में हमारी सीरीज़ है। ठीक है, तो सभी लोग ढेर सारा प्यार बनाए रखें। तो बात कर लेते हैं आज इसमें पहले क्वेश्चन की। तो जल्दी से देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या लिखा था। क्वेश्चन लिखा है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा है, आप इंग्लिश का पढ़ लेना, हम सिर्फ हिंदी का एक्सप्लेन करते चलेंगे। निम्न में से सही कौन सा है, यानी कि ट्रू जो स्टेटमेंट है वो आपको बताना है। एक परमीय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या लिखा है, एक परमीय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है। दूसरा लिख रहा है, दूसरा एक परमीय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होता है। तीसरा है एक अपरिमेय संख्या दशमलव प्रसार, एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है। चौथा है एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत और अनावर्ती होता है। ठीक है, हमसे इस तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं इसमें पहले वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो इनमें से हमारा कौन सा सही हो जाएगा, तो हम बात करेंगे 100% सत्य कौन सा है। अब देखिए परमीय संख्या तो सारी होती हैं, क्या उनका जो दशमलव प्रसार है वो शांत होता है, नहीं होता है। ठीक है, लेकिन ये सारे के सारे पहला, दूसरा और तीसरा कथन गलत है। बाकी ये चौथा कथन सही है कि एक अपरिमेय संख्या को ले लें आप, अगर उसका दशमलव प्रसार करेंगे तो वो अशांत और अनावर्ती निकलेगा। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग निकलेगा और इरेशनल नंबर भी निकलेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग में निकलेगा। हमारा जो इरेशनल नंबर होता है, जो हमारा अपरिमेय संख्या होता है, वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होती है। तो हम कह सकते हैं जो अपरिमेय संख्या है वो अशांत और अनावर्ती होती है। ये बात कथन सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको देखो सभी क्वेश्चन मिलेंगे, जो भी सर ने थ्योरी कराया होगा वो मिलेगा और जो भी सर ने विकल्प या जो ऑप्शन बेस पर क्वेश्चन लगाए होंगे वो आपको सारे मिलने वाले हैं अरिथमेटिक में। सेकंड क्वेश्चन है, ईच प्राइम नंबर हैज़ फैक्टर या फैक्टर्स। मतलब बोला गया है कि जितनी भी अभाज्य संख्या है, हर एक अभाज्य संख्या का देख लीजिए, इसके जो गुणनखंड क्या हो सकते हैं। जैसे हमने अभाज्य संख्याएं देखी होंगी, आपका 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, या आगे और इसी प्रकार बढ़ती जाएंगी। तो आप ऐसे देखें इसमें कि 2 का जो गुणनखंड है वो एक तो रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ एक वह स्वयं संख्या होती है। 3 का जो गुणनखंड है एक रहेगा और 3 ही रहेगा। 5 का देखा जाए तो एक रहेगा और 5 ही रहेगा। ठीक, ऐसे ही हम 7 का करेंगे तो एक तो आपका एक रहेगा और एक आपका 7 रहेगा। तो कह सकते हैं हर एक अभाज्य संख्या का जो गुणनखंड है वो या तो एक से विभाजित होता है या स्वयं से। तो हम कह सकते हैं 1 और 2, यानी कि 2 जो गुणनखंड है सभी के बन रहे हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन में पूछा था कि प्रत्येक अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड हो सकते हैं, तो हमारा ऑप्शन है सी वाला। ठीक है, 2 ऑप्शन हो सकते हैं, 2 गुणनखंड हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें हम। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, इस तरीके से लिखा है, देखिएगा। चलिए क्वेश्चन लिखा है आ डिजिट, यहाँ लिखा है आपका क्वेश्चन, आ 2 डिजिट नंबर 9a, ठीक है, इज अ प्राइम नंबर फाइंड ए। मतलब बोला गया है कि अगर आपसे बोला जाए कि 9 के बाद, अगर आपसे बोला जाए कि 9 के बाद
9a ये एक 2 नंबर की संख्या है, यानी कि ये एक 2 अंकों की संख्या है। 9a एक अभाज्य संख्या है वो भी, ठीक है। अभाज्य संख्या है तो a का मान क्या हो सकता है? देखिए अभाज्य संख्या की बात करें, 9a का मतलब है ये 2 अंक की संख्या 9 से स्टार्ट होगी, तो ये 90 से लेकर आपका 99 तक कोई भी संख्या हो सकती है। इनमें से अभाज्य बोला है तो हम भाज्य वाली कोई भी काउंट नहीं करेंगे, ये भी हमारी भाज्य होती है, ये भी भाज्य होती है, ठीक है। तो आपका जो बचेगा बाकी के जिन संख्याओं में, तो आप सीधा एक काम करें ना, 9 है, 9 a की जगह आप पहले 3 रख लें, फिर आप 1 रख लें, 9 के आगे 1 रख लिया, फिर आप 9 के आगे 9 रख लें, और आप फिर 9 के आगे 7 रख लें। अब ये बताइए, आप इन चारों में से यही ढूंढना है हमें कि अभाज्य संख्या कौन सी है। 93 3 से कट जाता है, हटा देंगे। 99 भी 3 से कट जाता है, हटा देंगे। अब 91 13 और 7 से कटता है, यानी कि 13 से कटता है और 7 से कटता है, तो ये भी हटा देंगे। बचा कुछ ऑप्शन क्या है? 97, तो यही ऑप्शन हो जाएगा जो कि आपका आंसर हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि इस वाले जो 7 है यहाँ पर क्या ए था, तो कहने का मतलब क्या हुआ हमारा कि जो ए है उस ए का जो मान है वो क्या हो सकता है? 7 हो सकता है, ठीक है। चलिए ये भी हो जाएगा आपका क्वेश्चन। ये सर ने कराए हुए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन हैं आपके, देख लेना आप क्लास नोट्स में ये दिए हैं सारे के सारे, नंबर वाइज हम चला रहे हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखा है 2 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी अभाज्य संख्या के बीच अंतर कितना है। तो पहले अगर हम बात करें सबसे पहले कि 2 अंकों की संख्या कौन सी होती है, अगर हम बात करें 2 अंकों की जो संख्या है वो 10 से लेकर 99 तक होती है, ठीक है। आपको एक चीज़ और याद रखना है, आप अपने होमवर्क के लिए रहेगा कि आपको 1 से 100 तक की सभी अभाज्य संख्याएं लिख लेना है और प्रैक्टिस कर लेना है कि कौन कितनी होती हैं, ठीक है। अब 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बात की जाए और सबसे छोटी संख्या, अब उसमें से ये तो हो गए दोनों। अब बोला जा रहा है इनमें से अभाज्य संख्या कौन सी होगी। तो आप एक बात बताओ, 10 के बाद ये जो आती है 11, 11 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। 99 से 2 कम अभी देखा था, 97, 97 जो होगी ये एक अभाज्य संख्या होगी जो कि 2 अंकों की सबसे बड़ी होगी, क्योंकि ना तो 98 होगा ना ही 99 होगा, ठीक। तो कह सकते हैं हम कि 2 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 97 और 11 है। अब बोला है इन दोनों के बीच अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर निकालना है हमें। तो देखिए 7 में से गया 6, यानी कि पीछे जो है यूनिट हमारा 6 आना चाहिए, इकाई अंक। तो हमारा एक ही विकल्प ऐसा है, बी ऑप्शन 86 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। देखिए सभी क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आए हुए हैं और अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, आप देखिएगा। अगर आप निश्चित ही ये सारे क्वेश्चन आप कर लेते हैं, इस सीरीज का हर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, तो ऐसा मैथ में कोई सा पेपर नहीं रहेगा जो आपको ना बने। चलिए अगला क्वेश्चन है 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। तो पहले तो आप देखेंगे 3 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, ये होती है 100, और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो होती है वो तो ये 999, ठीक। अगर आपसे 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या बोला जाए, ठीक है। अब क्या बोला गया है, क्वेश्चन में लिखा है अभाज्य संख्या, तो 3 अंकों की जो अभाज्य संख्या है अगर आप इसे चेक करेंगे तो ये जो होगी आपकी 3 अंकों की सबसे छोटी जो संख्या होगी वो हो जाएगी आपकी 101। 101 हो जाएगी कि नहीं, बोलो 101 हो जाएगी कि नहीं, क्योंकि 101 किसी से कटती नहीं है, ठीक। लेकिन अगर 3 अंक की पूछा जाए सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो आप 999 कट जाता है 3 से, ठीक है। 998 तो एक सम संख्या है, वो तो वैसे ही कट जाएगी। 997 बचता है, 997 है ना, बहुत ही आसान है। तो ये हो गया, ठीक है। दोनों संख्याएं मिल गई हैं, एक 101, एक 997। अब बोला गया है इन दोनों का योग क्या है, बस यही तो बोला है, दोनों अभाज्य संख्याओं का योग क्या है, जो सबसे छोटी 3 अंक की है और सबसे बड़ी 3 अंक की है, बस इनका जोड़ना है। तो 7 और 1 जोड़ेंगे 8। तो यूनिट डिजिट किस में 8 दिख रहा है, आप बताएं, यूनिट डिजिट किस में 8 दिख रहा है? 7 और 1 8 सिर्फ इसमें है, बी ऑप्शन में। तो यही आंसर होगा, हम क्यों पूरा जोड़ें, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप समझ रहे हैं। चलिए इतना हो गया, तो आपका ऑप्शन नंबर 20 का बन गया आंसर। चलिए आगे बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छठवां क्वेश्चन देखेंगे, सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और अच्छे लेवल के प्रश्न हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका छठवां, बोला गया है बेस्ड ऑन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा या निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। अब एक बात बताओ, क्वेश्चन में पहला विकल्प लिखा है 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो कहने का मतलब है एक ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है, ठीक है। एक ना तो अभाज्य है और एक ना ही भाज्य है, ठीक है, ये चीज़ बोला गया है। तो ये बात तो सत्य लग रही है, ठीक है, ये बात तो सत्य लग रही है। चलिए ये बात सही है, क्योंकि एक अभाज्य संख्याएं जो होती हैं 2 से स्टार्ट होती हैं और भाज्य भी 2 से ही स्टार्ट होती हैं, ठीक है।
दो के आगे से, दो नहीं, दो के आगे से। चलिए, तो अब बात करेंगे, एक ना तो अभाज्य में आता है और ना ही भाज्य में आता है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है, जो जीरो है ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। बिल्कुल सही बात है। जीरो के आगे अगर आप माइनस में जाएंगे तो आप ऋणात्मक बोलेंगे और प्लस में जाएंगे तो धनात्मक बोलेंगे, लेकिन जीरो को आप ना तो धनात्मक ना ही ऋणात्मक बोल सकते हैं, तो ये बात भी सत्य है, ठीक। अब बोला गया है एक रूट एक अपरिमेय संख्या है, तो ये बात भी सत्य है। क्यों? आपको पता है, चाहे रूट 2 लिखा हो चाहे रूट 3 लिखा हो, ये क्या है, ये अपरिमेय संख्याएं हैं। रूट 3 या रूट 5, ठीक है, रूट 3 हो गया, रूट 5, ये क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या होती हैं। अच्छा, बोला गया है एक सी ऑप्शन है, यही आंसर हो जाएगा। अब ये चेक कर लें क्या लिखा है। बोला गया है यदि पी और क्यू सम है, पी गुणे क्यू सम है, यानी कि पहला पी का गुणा क्यू से करेंगे, अगर हम पहला पी का गुणा क्यू से करेंगे तो हमें यहाँ पर जो संख्या मिलेगी वो क्या आ रही है, सम। तो ये कह रहे हैं कि पी और क्यू हमेशा सम होंगे। क्यों होंगे भाई? अगर आपने 2 का गुणा 2 में किया तो 4 बना, ये बात तो सत्य है। लेकिन अगर 3 का गुणा 2 में कर देंगे हम तो क्या ये 6 आ जाएगा, तो ये भी तो सम है। तो हम क्या कह सकते हैं, तो दोनों ये सम नहीं हो सकते। क्वेश्चन में बोला है पी और क्यू दोनों सम होंगे क्या, नहीं होंगे, ठीक है। एक सम एक विषम हो सकता है या दोनों सम हो सकता है, अगर गुणनफल अगर सम है तो, ठीक है। तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको पहले पार्ट में या दूसरे पार्ट में थोड़ा कॉन्सेप्चुअल या आपकी माने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, उसके बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी जैसे या न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिल जाएंगे एप्टीट्यूड के, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 7वां कि यदि ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं तो निम्न में से ए और बी का योग नहीं हो सकता, ठीक है। तो क्या नहीं हो सकता, आप ऐसे समझें कि हमारे पास अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है, 11, 13, 15, इसके बाद 17 और भी ज़्यादा हो सकती हैं, ठीक है, डॉट 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 अभाज्य संख्याएं। अब हमने इससे ज़्यादा नहीं लिया क्योंकि इतने से ज़्यादा तो हमारा योगफल फिर ज़्यादा हो जाएगा। बोला गया है इनमें से अगर चेक करें 14 की बात, तो 11 और 3 14 होता है, तो ये तो हो सकता है, ठीक है। तो ये हमसे नहीं हो सकता बोला गया है योग। तो 28 की बात करें तो 17 और 11, 17 11 भी 28 होता है, तो ये वाला भी हो सकता है। 10 की बात करें तो 7 और 3 10 होता है, तो ये भी हो सकता है। लेकिन 6 की बात करें तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्यों? कोई भी ऐसी अभाज्य संख्या नहीं है जो कि योगफल 6 बनाती हो। क्यों? 2 के साथ 3 जोड़ेंगे 5 होगा, या 2 के 5 जोड़ेंगे 7 होगा, 3 के साथ 5 करेंगे तो 8, यानी कि 6 नहीं हो सकती और चाहे कुछ हो जाए। तो हम क्या कह सकते हैं, इसका जो फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 6, ठीक है। तो ये हो गया अगला क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 8वें क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन देखेंगे, लिखा है क्वेश्चन में कि इफ एन इज अ नेचुरल नंबर देन एन अंडर रूट इज, मतलब बोला गया है यदि जो एन है एक प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है, एन क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। तो जैसे आपने प्राकृतिक संख्या जो मान लेते हैं, 2 मान लिया, 4 मान लिया, 6 मान लिया, ठीक है, या 5 मान लिया, कुछ भी मान लिया, ठीक है। अब 3 ही एग्जाम्पल ले लें, ठीक। अब क्या बोला जा रहा है, इसका अगर वर्गमूल कर देते हैं तो चलिए इसका वर्गमूल करेंगे, इसका वर्गमूल करेंगे, इसका वर्गमूल करेंगे, तो इसका तो वर्गमूल रूट 2 ही रहेगा, इसका वर्गमूल 2 आएगा, इसका वर्गमूल रूट 6 ही आएगा, ठीक। अब तो ये वाले आंसर मिले हैं, अब हमसे इन्हीं से स्टेटमेंट बनाना है। ये हमेशा प्राकृत संख्या प्राप्त होती है, तो देखो प्राकृत संख्या ये वाली हुई है प्राप्त, ना तो ये प्राकृत है ना ये प्राकृत है, तो पहला ऑप्शन तो हमारा गलत हो जाएगा। हमेशा एक परिमेय संख्या होती है, तो परिमेय संख्या सिर्फ ये वाली बन रही है, दोनों तो अपरिमेय बन रहे हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। हमेशा एक अपरिमेय संख्या बनेगी, तो अपरिमेय संख्या रूट 2 और रूट 6 बना है लेकिन 2 नहीं बना है, तो हमारा तीसरा भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक। तो अब हमारे पास जो ऑप्शन बचते हैं तो वो हम क्या कह सकते हैं, जो क्वेश्चन में लिखा है चौथा ऑप्शन, कि या तो ये एक प्राकृत संख्या होगी 1 2 3 4 5, या एक अपरिमेय होगी, बिल्कुल रूट 2 रूट 6 बचा है, ठीक है ना। तो ये वाला चौथा विकल्प जो है ना सही परफेक्ट हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट 9वें क्वेश्चन की ओर। देखिए हर वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन लिए हैं, हो सकता है आगे वाले आने वाले वीडियो में आपको क्वेश्चन ज़्यादा मिलें, ठीक है। बस आप हमें ढेर सारा प्यार करते रहिए, इस वीडियो को सपोर्ट करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो जाते हैं या कमेंट आता है तो हम निश्चित ही आपका ये सीरीज़ पूरी कराएंगे, पूरा गणित फ्री पढ़ाएंगे, आपको ज़्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आपको ये पूरा फ्री कराने वाले हैं, जो टॉपिक वाइज भी होगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये 9वां क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर, 2 पूर्णांक पी और क्यू दोनों की 1 से बड़े हैं जो कि सापेक्षता अभाज्य, मतलब एक दूसरे से अभाज्य, एक दूसरे को विभाजित करते हैं, के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है।
अच्छा, सापेक्षता अभाज्य है यानी कि एक दूसरे को विभाजित नहीं करते हैं, अब वो चाहे जितना हो। ठीक है, सापेक्षता अभाज्य। अब देखो इन दोनों में क्या हो सकता है। अब इनमें से ऑप्शन क्या है, दोनों अभाज्य संख्याएं हो सकती हैं, दोनों भाज्य संख्याएं हो सकती हैं, या इनमें से क्या हो सकता है। तो हम बात करेंगे, जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया, जैसे हमने लिखा पहला एग्जाम्पल, जैसे हमने लिखा 3 और 5, 3 और 5 लिया, तो ये दोनों के दोनों हमने अभाज्य संख्याएं ले ली। क्या एक दूसरे को अभाज्य हैं? बिल्कुल, क्योंकि एक दूसरे को विभाजित नहीं करेंगे, तो यही तो चीज़ बोला है। तो जी बात, पहला बात तो सत्य हो गई। जैसे कुछ एग्जाम्पल हम अलग ले लें, एक सम और एक विषम ले लें। जैसे एक 10 ले लिया हमने, एक हमने 13 ले लिया। ठीक, तो एक हमने सम लिया है और एक हमने 13 ले लिया है। ठीक है, एक हमने सम लिया है, एक हमने 13 ले लिया है। क्या ये दूसरे को एक अभाज्य हैं? हाँ, एक दूसरे से भाज्य नहीं होती हैं, तो ये बात भी सत्य है। तो क्या एक चीज़ हमसे बोला गया है, दोनों अभाज्य हैं, तो पहली बात तो सत्य लग रही है। दोनों भाज्य संख्या हो सकती हैं। ठीक है, दोनों भाज्य वाली, तो दोनों भाज्य देख लेते हैं, अभी है थोड़ा, अभी देख लेते हैं। तीसरी जो विकल्प है पी और क्यू, अभाज्य और दूसरी भाज्य हो सकती है, मतलब इनमें से एक तो भाज्य हो सकती है, एक अभाज्य हो सकती है, ये वाला सही है। अब दूसरे विकल्प के लिए चुनेंगे अगर हम, तो क्या करेंगे इनमें से, तो इनमें से क्या कर सकते हैं हम, जो ऑप्शन रहेगा हमारा, तो इनमें से हमारा तीसरा है, ये हो गया ना। चलिए, पी और क्यू दोनों भाज्य हो सकती हैं। चलिए, दोनों भाज्य का मतलब क्या है, जैसे हमने देखा दोनों भाज्य हों, भाज्य के लिए कोई सा भी एग्जाम्पल ले लो, कोई सा भी एग्जाम्पल ले लो, तो यहाँ पर ये क्या है, पी और क्यू दोनों भाज्य हो सकती हैं। चलिए, तो आप ऐसे समझें, भाज्य के लिए कोई अलग ले लेना, तो आप इसका मतलब ये है कि आप इनके लिए अगर एग्जाम्पल से हल करें, तो आप इसमें जो है आपका आंसर जो है वो तीनों हो सकता है। तो आपका जो आंसर है आपका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए सापेक्षता अभाज्य के लिए, अच्छा ये वाला स्टेटमेंट क्या, देखें एक बार पढ़ लें इसको। पी और क्यू दोनों भाज्य हो सकती हैं क्या, बताइए, हो सकती हैं कि नहीं। तो अगर आप बात करें पी और क्यू भाज्य संख्याएं ले लेते हैं, तो सापेक्षता अभाज्य होंगी क्या। चलिए, जैसे मान लेते हैं हमने, इसके लिए आपका ये एग्जाम्पल देना पड़ेगा क्योंकि दोनों स्टेटमेंट तो सही है। जैसे मान लेते हैं पी और क्यू, एक हमने लिया 15, देखो 15 एक भाज्य संख्या है, बिल्कुल 3 से विभाजित हो जाती है। एक संख्या हम ले ली, मान लेते हैं हमने, यहाँ कोई और ले लें क्या, जैसे हम 32 ले रहे हैं। ठीक है, एक आपने 32 ले ली, हमने क्या है 15 है, एक भाज्य संख्या है, 32 भी एक भाज्य संख्या है क्योंकि 2 से कट रही है। अब ये बताओ क्या ये एक दूसरे को विभाजित करते नहीं करते ना, तो ये भी बात सत्य हो सकती है। तो कहने का मतलब क्या है, तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से एग्जाम्पल बेस पे कर लीजिएगा। एक और कथन है इसका, उसके बाद जो अगला जो पार्ट आएगा उसमें हम न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर रहे होंगे। ठीक है, डिविजिबिलिटी पर आधारित। चलिए, एक क्वेश्चन और है, यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब सही नहीं का मतलब क्या है, गलत हमें पहचानना है। अब बोला क्या है, पहला ऑप्शन, 2 से अधिक दो अभाज्य संख्याओं का अंतर 2 से विभाज्य होता है क्या, बताइए। 2 से अधिक होने चाहिए और दो अभाज्य संख्याओं का अंतर। अब एक बात बताइए, 2 से अधिक अभाज्य संख्याएं अगर देखेंगे, तो आप अगर इसमें चेक करेंगे, तो अभाज्य संख्या जैसे 2 से अधिक हम 3 लिया, 5 लिया, 7 लिया, 9 लिया, 9 नहीं होगा, 11 लिया, या 13 हो गया, या आगे भी ले सकते हैं। बोला है इनका अंतर 2 आया, 2 से विभाजित है, बिल्कुल सही है। 5 और 7 का अंतर 2 आया, 2 से विभाजित है, सही है। 7 और 11 का अंतर 4 आया, 2 से विभाजित है, बिल्कुल सही है। 13 में 11 घटाया तो हाँ। तो कहने का मतलब पहला तो कथन सही है कि अगर आप 2 को छोड़कर आगे वाली कोई भी दो अभाज्य संख्याएं लेंगे, तो उनका जो अंतर है वो 2 से विभाज्य होगा हमेशा, बिल्कुल। जब ये बात तो सत्य है। चलिए, पहला स्टेटमेंट तो आपका ट्रू हो गया। दूसरी चीज क्या बोली जा रही है, दो विभिन्न या भिन्न पूर्णांक m और n एक अभाज्य संख्या p के लिए यदि p गुणनफल mn को विभाजित करता है, तब p या तो m को या n को विभाजित करेगा। बताइए इसका क्या आंसर हो सकता है। सही बात है। देखो, अगर मान लेते हैं, जैसे हमने देखा कि एक m और n एक अभाज्य संख्या के p के लिए p का गुणनफल विभाजित करते हैं। जैसे हमने मान लिया एक संख्या 10 है, अगर इसके जो गुणनखंड देखे जाएं तो 2 गुणे 5 हुआ, यानी कि एक तो आपका 2 है, एक आपका 5 है, तो ये हमारा विभाजित करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। अभाज्य संख्या p के लिए विभाजित करेगा, बिल्कुल।
ठीक है। अगर मान लेते हैं हम गुणा 6 है, 16 है या 15 है, 15 है ना, या आपका 20 मान लेते हैं, चलिए 20 मान लेते हैं, ठीक, 20 मान लिया हमने। 20 का जो गुणनखंड है वो आपका 4 गुणे 5 आता है। तो हम कह सकते हैं इनमें से एक या तो भाज्य अभाज्य हो सकती है, यही तो बोला है। एक अभाज्य संख्या के लिए पी के जो है पी गुणनफल एम एन को प्रदर्शित करेगा या विभाजित करेगा। तो इनमें से जो पी और क्यू का जो गुणन है, पी या तो एम को विभाजित करेगा या एन को, बिल्कुल आपका 4 या 5 किसी एक को विभाजित करेगा, बिल्कुल ये बात सत्य है। नेक्स्ट आपका सी जो है, हर एक जो अभाज्य संख्या है वो 6n-1 के रूप में रहती है, नहीं ये गलत है। बाकी हम इसका डिटेल बताएंगे अभी। और 3 अभाज्य संख्याओं का केवल एक ही ऐसा समुच्चय है जिसमें 2 निकटवर्ती अभाज्य संख्याओं में 2 का अंतर है। देखिए ये बात सत्य है। क्यों? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, अब आगे देखते जाएंगे तो गैप ज़्यादा होता जाएगा। पहले अगर हम बात करें इनका 3 अभाज्य संख्याओं का, तो इन तीनों का क्या है, 2, 3, 5 और 1। तो इनमें अंतर कितना आ रहा है, 2 और 3 का 1 आ रहा है और 3 और 5 का 2 आ रहा है। तो इसमें तो ये बनेगा नहीं ग्रुप। तो हम फिर क्या करेंगे, 3 और 5 7 का, तो इनमें अंतर 2 का है, इनमें अंतर 2 का, 3 5 का अंतर 2, 5 7 का अंतर 2। तो जी यही चीज़ हमसे क्वेश्चन में बोला गया है, क्या 3 अभाज्य संख्याओं का केवल एक ही ऐसा समुच्चय है जिसमें 2 निकटवर्ती अभाज्य संख्याओं का अंतर 2 है। बिल्कुल ये वाला सही है, ठीक। इसके अलावा और एक भी संख्या ऐसी नहीं आती है जिसमें आपका बन जाए, ठीक है। निकटवर्ती पूछा है। अच्छा एक चीज़ और कर सकते हैं हम, 15 इसमें नहीं होना, ये 15 नहीं है इसमें अभाज्य संख्या, ठीक है, इसमें से हटा देना आप। बस एक ही संख्या बन रही है, आप एक बार सारी अभाज्य संख्या देख लीजिए, सिर्फ एक ही जोड़ा ऐसा बनेगा जिसमें 2 2 का अंतर होगा, बाकी ऐसी कोई भी संख्या नहीं मिलेगी, ठीक है, अभाज्य वाली। अच्छा अगला क्वेश्चन क्या है, यदि एक संख्या 6n-1 रूप में है तो क्या यह एक अभाज्य संख्या है? ये काफ़ी हद तक प्रूफ रहेगी, लेकिन सारी नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगर मान लेते हैं, अगर इसमें हमने n का मान 1 माना तो 6 कम 6 में से 1 गया 5, 5 एक अभाज्य संख्या होती है, सही बात है। चलिए अगर हमने n बराबर 1 माना तो हमारी जो संख्या बनी वो 5 बनी, सही बात है, अभाज्य है। अगर हम 2 मानेंगे n बराबर, तो 6 दूना 12 में से 1 गया 11, ये भी अभाज्य संख्या हो जाएगी, ठीक। चलिए n बराबर 3 मानकर देखेंगे तो ये हो जाएगा 36 18 में से 1 गया 17, यानी कि ये भी अभाज्य संख्या है। अगर हम बात करें 4 मानकर देखें, 6 चौके 24, 24 में से 1 कम किया, n बराबर अगर 4 कम करेंगे, n बराबर हम अगर 4 लिखेंगे, ठीक है, n बराबर हम क्या करेंगे 4 लिखेंगे, तो हमारा यहाँ पर कितना 4 सिंह 24 में से 1 कम 23 बना, सही बात है। अगर n का वैल्यू 5 रखेंगे तो 5 का 30 में से 1 गया 29 बना, यहाँ तक तो बात सत्य थी। लेकिन जब से हम n बराबर 6 रखेंगे जैसे ही, तो हमारी संख्या जो है वो एक भाज्य के रूप में आएगी। क्यों? 6 सिंह 36, 36 में से 1 गया, कितना बनेगा 35। अब देखो 35 तो 5 से कट जाता है ना, तो ये तो हमारी भाज्य होगी। तो हमेशा ये बोला जा रहा था कि ये क्या ये भाज्य अभाज्य हो सकती है? नहीं, काफ़ी हद तक हो जाती है लेकिन हमेशा नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि बोला है ये हमेशा एक तरीके से ये क्या है, हमेशा एक क्या तरीके से अभाज्य संख्या नहीं, ठीक है। कुछ संख्याएं अभाज्य हो सकती है लेकिन कुछ उसमें भाज्य भी आ सकती हैं इस वाले फॉर्मूले पर। तो यही हमसे स्टेटमेंट पूछा गया था, तो ठीक है। तो इस बार हमने गगन सर के जो क्लास नोट्स हैं उसमें से नंबर सिस्टम के पहली क्लास को कवर किया हुआ है, जिसमें से हमने टॉप 10 प्रश्न को कवर किया है, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में अपने 10 क्वेश्चन फिर लेकर आएंगे और 10 सारे क्वेश्चन कवर करेंगे, ठीक है।